प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे प्रेमचंद के उपन्यासों में उठाई गई समस्याओं पर। इसके अंतर्गत हमने बात प्रारंभ की थी उनके उपन्यासों के संदर्भ में, जिसमें हमारा विशेष संदर्भ था गबन और रंगभूमि उपन्यास का। इसके संदर्भ में हमने मध्यम वर्ग की समस्या पर बात करते हुए हम आगे बढ़े थे और उसके बाद हमने औद्योगिक समस्या पर अपनी चर्चा को विराम दिया था। इसे आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में हम आज की कक्षा में भी बात करेंगे। औद्योगिक समस्या को प्रेमचंद ने विशेष रूप से अपने दो उपन्यासों, जिसमें एक आपके पाठ्यक्रम में है रंगभूमि और दूसरा है गोदान, इन दोनों उपन्यासों में प्रेमचंद ने औद्योगिक समस्या को उठाया है। रंगभूमि के प्रमुख उद्योगपति जॉन सेवक हैं और गोदान में मिस्टर खन्ना। जॉन सेवक तंबाकू का कारखाना खोलते हैं तो मिस्टर खन्ना शक्कर की मिल खोलते हैं। प्रेमचंद इसी पूंजीवादी औद्योगिकरण के विरोधी थे कि जिसमें मानवीय मूल्यों को कोई भी स्थान नहीं दिया जाता है। रंगभूमि में इन्होंने कारखाने को प्रतीक बनाकर, तंबाकू के कारखाने को प्रतीक बनाकर पूंजीपतियों की जो मनोवृत्ति है उसे हमारे सामने रखा है और बताया है हमें कि ऐसे औद्योगिकरण से जनता को कोई लाभ नहीं हो सकता। वास्तव में प्रेमचंद उद्योगों के और औद्योगिकरण के विरोधी नहीं थे, बल्कि वे पूंजीपति औद्योगिक प्रकृति के विरोधी थे। तंबाकू और शक्कर के इन कारखानों के माध्यम से उन्होंने पूंजीपति वर्ग का खुला चित्रण किया है और उसकी दुष्ट मनोवृत्तियों के प्रति घृणा को जन्म दिया है। रंगभूमि में जॉन सेवक के कारनामों के प्रति पाठक क्रोध से भर उठता है और उसका सही रूप, जॉन सेवक का सही रूप उनके सम्मुख आ जाता है। रंगभूमि में जॉन सेवक कहता है, यह व्यापार राज्य का युग है। यूरोप के बड़े बड़े शक्तिशाली साम्राज्य पूंजीपतियों के इशारों पर बनते बिगड़ते हैं। किसी गवर्नमेंट का साहस नहीं है कि उनकी इच्छा का विरोध करे। तुमने मुझे समझा क्या है? मैं वह नरम चारा नहीं हूं जिसे क्लार्क और महेंद्र खा जाएंगे। तो इस तरह से हम इस कथन के माध्यम से हम ये देखते हैं कि पूंजीपति वर्ग मानवीय मूल्यों को धता बताकर अपनी मनमानी से योजनाएं बनाता है, अपने लाभ के लिए योजनाएं बनाता है और जनता को अपार कष्ट पहुंचाकर उन योजनाओं को फलीभूत होते देखने का प्रयत्न करता है। रंगभूमि में ही जॉन सेवक तंबाकू का कारखाना खोलने के लिए भूमिका तैयार करता हुआ कहता है, मेरा इरादा है म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन साहब से मिलकर यहाँ एक शराब और ताड़ी की दुकान खुलवा दूं। तब आसपास के चमार यहाँ रोज आएंगे और आपको उनसे मेल जोल पैदा करने का अवसर मिलेगा। तो इस तरह से कारखाना, तंबाकू का कारखाना खोलने की भूमिका हो रही है, तैयार हो रही है और वहाँ पर वह शराब की और ताड़ी की दुकान भी खुलवाने की योजना बना रहा है। उससे होने वाले दुष्प्रभाव पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है या उस पर वो ध्यान देना नहीं चाहता है। तंबाकू की खेती के प्रश्न पर जॉन सेवक बड़े विश्वास के साथ में कहता है, कच्चा माल पैदा करना हमारा काम होगा। किसान को ऊख या जौ गेहूं से कोई प्रेम नहीं होता। वह तो जिसके पैदा करने में अपना लाभ देखेगा वही पैदा करेगा। तो यहाँ पर प्रेमचंद ने उद्योगपतियों की नैतिकता पर बड़ा
गहरा प्रहार किया है। आगे भी जॉन सेवक भला बनकर कहता है, वास्तव में स्वार्थी है, लाभ लोभी है, लेकिन यहाँ पर भला बनकर कहता है, हमारी जाति का उद्धार कला कौशल और उद्योग की उन्नति में है। इस सिगरेट के कारखाने से कम 1000 आदमियों के जीवन की समस्या हल हो जाएगी और खेती के सिर से उनका बोझ टल जाएगा। जितनी एक आदमी अच्छी तरह जोत बो सकता है, उसमें घर भर का लगा रहना व्यर्थ है। मेरा कारखाना ऐसे बेकारों को अपनी रोटी कमाने का अवसर देगा। तो कुंवर साहब उसकी बात का प्रतिरोध करते हुए कहते हैं, लेकिन तंबाकू कोई अच्छी चीज़ तो नहीं, इसकी गणना मादक वस्तुओं में है, स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। इस पर जॉन सेवक हंसकर कहता है, यह सब डॉक्टरों की कोरी कल्पनाएं हैं जिन पर गंभीर विचार करना हास्यास्पद है। डॉक्टरों के अनुसार हम जीवन व्यतीत करें तो हमारे जीवन का अंत ही हो जाए। व्यवसायी लोग इन गोरख धंधों में नहीं पड़ते, उनका लक्ष्य केवल वर्तमान परिस्थितियों पर रहता है। हम देखते हैं कि इस देश में विदेश से करोड़ों रुपए के सिगरेट और सिगार आते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि इस धन प्रवाह को विदेश जाने से रोकें। इसके बगैर हमारा आर्थिक जीवन कभी पनप नहीं सकता। तो यहाँ पर ये देखिए कि प्रेमचंद ने ये लिखा है कि व्यवसायी लोग इन गोरख धंधों में नहीं पड़ते। यह लिखकर प्रेमचंद आधुनिक औद्योगिक समाज की मनोवृत्ति का परिचय दे रहे हैं। तंबाकू का कारखाना खोलने के पक्ष में जॉन सेवक ने जो दलीलें दी थीं, उनका कुंवर साहब पर असर पड़ता है और वे 500 हिस्से लेने का वचन देते हैं। तो यहाँ भी प्रेमचंद ने उनको नहीं छोड़ा है। वे ऐसे बनावटी देशभक्तों पर व्यंग कसते हैं। तुमने देश की व्यावसायिक उन्नति के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए यह प्रयत्न किया है। देश के सेवक बनकर तुम अपनी 5 उंगलियां घी में रखना चाहते हो। तुम्हारा मनोवांछित उद्देश्य यही है कि नफे का बड़ा भाग किसी हीले से आप हजम करो। तुमने इस लोकोक्ति को प्रमाणित कर दिया कि बनिया मारे जान, चोर मारे अनजान। तो यहाँ पर प्रेमचंद ने ऐसे बनावटी मनोवृत्ति वाले लोगों पर व्यंग किया है, जो वास्तव में देशभक्त है नहीं, देशभक्त होने का दिखावा करते हैं और आखिर में अपने स्वार्थ की ही पूर्ति करते हैं। प्रेमचंद ने रंगभूमि में किसानों की समस्याएं जो औद्योगिकरण के कारण उत्पन्न हो रही थी, इन पर भी ध्यान दिया है। जहाँ पर रंगभूमि में जहाँ पर किसानों की ज़मीन छिनती है और उनके मकान गिरा दिए जाते हैं, तो वहीं पर गोदान में प्रेमचंद मिल को जलता हुआ दिखाते हैं। और यह जो है, यह पूंजीवादी संस्कृति के विनाश का विश्वास है। प्रेमचंद ये दिखाना चाहते हैं कि मजदूरों का संघर्ष जैसे जैसे तेज होता जाएगा, शोषित जनता का संघर्ष विरोध जैसे जैसे तेज होता जाएगा, वैसे वैसे आधुनिक सभ्यता के जो पूंजीपति हैं या तो आत्मसमर्पण कर देंगे या समाप्त हो जाएंगे। विद्यार्थियों, प्रेमचंद ने औद्योगिकरण का विरोध एक और दृष्टिकोण से भी किया है। प्रेमचंद चारित्रिक आदर्श पर विश्वास रखते थे। वे मजदूरों का नैतिक स्तर ऊंचा देखना चाहते थे। औद्योगिकरण से मजदूरों के नैतिक स्तर को उठाने में कोई सहायता नहीं मिलती, बल्कि पूंजीपति उसे दिन रात गिराने का ही षड्यंत्र करते रहते हैं। पूंजीपति चाहते हैं कि मजदूर वर्ग शराब आदि दुर्गुणों में फंसा रहे और उसमें बिल्कुल भी नैतिकता का प्रवेश न होने पाए, या अगर उसमें नैतिकता है तो उस नैतिकता का हनन हो जाए, उसकी समाप्ति हो जाए।
क्यों? क्योंकि अगर उसमें नैतिकता शेष रहेगी तो वह अपने शोषण के विरुद्ध विद्रोह कर बैठेगा और पूंजीपतियों को भारी चोट पहुंचेगी। इन्हीं विचारों को प्रेमचंद रंगभूमि में सूरदास के माध्यम से व्यक्त करते हैं। सूरदास नायक राम से कहता है, मोहल्ले की रौनक जरूर बढ़ जाएगी, रोजगारी लोगों को फायदा भी खूब होगा, लेकिन जहां यह रौनक बढ़ेगी वहीं ताड़ी शराब का प्रचार भी तो बढ़ जाएगा। कस्बियां तो आकर बस जाएंगी, परदेसी आदमी हमारी बहू बेटियों को घूरेंगे, कितना अधर्म होगा। देहात के किसान अपना काम छोड़कर मजूरी के लालच से दौड़ेंगे, यहाँ बुरी बुरी बातें सीखेंगे और अपने बुरे आचरण पूरे गांव में फैलाएंगे। देहातों की लड़कियां बहुएं मजूरी करने जाएंगी और यहाँ पैसे के लोभ में अपना धर्म बिगाड़ेंगी। यही रौनक शहरों में है, यही रौनक यहाँ हो जाएगी। भगवान न करे यहाँ ऐसी रौनक हो। सरकार मुझे इस कुकर्म और अधर्म से बचाए। तो यह सूरदास की आशंका बिल्कुल सत्य प्रमाणित होती है जब ये फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाती है। प्रेमचंद इस तरह से अपने उपन्यास विशेषता रंगभूमि में और गोदान में भी औद्योगिकरण की समस्याओं को सामने रखते हैं। उससे उत्पन्न होने वाले जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की भी विवेचना करते हैं और उनका जो व्यावहारिक रूप है उसको दिखाकर समाज को उचित मार्ग ढूंढने के लिए निर्देशित भी करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में किसानों के जीवन से संबंधित जो समस्याएं उठाई हैं उनकी बात हम करेंगे, विशेष रूप से रंगभूमि के संदर्भ में। प्रेमचंद किसान जीवन के या ग्रामीण जीवन का कोई सतही चित्रण नहीं करते हैं, ऊपर से चित्रण नहीं करते हैं, बल्कि बहुत ही सजीव चित्रण उनके उपन्यासों में, उनकी कहानियों में हमें दिखाई देता है। उनकी सहानुभूति, किसानों के प्रति सहानुभूति कोई बौद्धिक सहानुभूति नहीं है, कोरी सहानुभूति नहीं है, बल्कि यथार्थ रूप से किसानों की दुर्बलताओं का, उनकी विशेषताओं का और उनकी समस्याओं का, इन सभी का उन्होंने अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में चित्रण किया है। भारत के गांवों की जनता अंधविश्वासी होती है। शिक्षा के अभाव में अंधविश्वासों की ओर भागती हुई ग्रामीण जनता, इस पर प्रेमचंद का ध्यान गया है। उन्होंने रंगभूमि में ग्रामीणों के अंधविश्वासों का उल्लेख किया है। रंगभूमि की एक पात्र जैनब ग्रामीण स्त्रियों की दुर्बलता का लाभ उठाती हुई जमुना को डराती है। प्रेमचंद लिखते हैं रंगभूमि में, अन्य स्त्रियों की भांति वह भी थाना, पुलिस, कचहरी और दरबार की अपेक्षा भूत पिशाचों से ज्यादा डरी रहती थी। पास पड़ोस में पिशाच लीला देखने के अवसर आए दिन मिलते ही रहते थे। मुल्लाओं के यंत्र मंत्र कहीं ज्यादा लागू होते हैं, यह भी मानती थी। जैनब बेगम ने उसकी पिशाच भीरुता को लक्षित करके अपनी विषम चातुरी का परिचय दिया। जमुना भयभीत होकर बोली, नहीं बेगम साहब, आपको भी भगवान ने बाल बच्चे दिए हैं, ऐसा जुल्म ना कीजिएगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इसी तरह पूर्व जन्म पर विश्वास करना भी गांवों में प्रचलित एक अंधविश्वास है। नगरों का आधुनिक शोषक वर्ग इसी सिद्धांत की, इसी पूर्व जन्म के सिद्धांत की आड़ लेकर ग्रामीणों का शोषण और अपना स्वार्थ सिद्ध
करता है, इस बात को प्रेमचंद रंगभूमि में दिखाते हैं। रंगभूमि का प्रमुख नायक सूरदास पूर्वजन्म पर अटल आस्था रखता है। सुभागी उसके चोरी गए रुपयों का भेद उसे बता देती है, जिस पर सूरदास कहता है, मेरे रुपए थे ही नहीं, शायद उन जन्मों में मैंने गैरों के रुपए चुराए होंगे। तो इस तरह से दोषी वह पूर्व जन्म के अपने दोषों को अभी तक अपने सामने रखकर अपनी सोच सुभागी के सम्मुख रखता है। रंगभूमि में ही प्रभु सेवक कहता है, गांव के लोगों की जो मनोवृत्ति है कि वे शांति प्रिय होते हैं, झगड़ों से दूर रहना चाहते हैं, यथासंभव दूर रहना चाहते हैं। इस बात को रंगभूमि में प्रभु सेवक नामक पात्र लक्षित करता है। वह कहता है प्रभु सेवक के ही शब्दों में, सूर्य को सिद्ध करने के लिए दीपक की जरूरत नहीं होती। देहाती लोग प्रायः बड़े शांति प्रिय होते हैं, जब तक उन्हें भड़काया न जाए लड़ाई दंगा नहीं करते। आपकी तरह उन्हें ईश्वर भजन से रोटियां नहीं मिलती, सारे दिन सिर खपाते हैं, तब रोटियां नसीब होती हैं। तो यहाँ पर यह है कि जो गांव का जो व्यक्ति है, गांव का जो किसान है, कड़ी मेहनत में लगा हुआ है और व्यर्थ की बातों के लिए, व्यर्थ के झगड़ों के लिए उसके पास में समय नहीं है और ना ही उसकी रुचि है व्यर्थ के झगड़ों में लगे रहने की। इस बात को प्रेमचंद रंगभूमि में हमारे सामने इस बात को लिखते हैं। तो इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमचंद किसानों की दयनीय दशा का मात्र चित्रण ही नहीं करते हैं, बल्कि उनमें उभरते हुए क्रांतिकारी विचारों को भी व्यक्त करते हैं। प्रेमचंद के साहित्य का किसान पस्त हिम्मत नहीं होता, वह सजग रहता है और अपने अधिकारों को पाने के लिए संगठित होता है, और इसके लिए कोई न कोई प्रेरणा देने वाला पात्र उनके उपन्यासों में मिल ही जाता है। इस तरह से वे अपनी कहानियों में और अपने उपन्यासों में ग्रामीण जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं, उनसे हल का रास्ता भी बताते हैं। और जमींदारी प्रथा से मुक्ति दिलाना ये भारतीय किसान की प्रमुख समस्या है, और इस समस्या के प्रति प्रेमचंद पूरी तरह से सजग है। वे अपने उपन्यासों के नायक किसानों को इस प्रथा के विरोध में खड़ा करते हुए भी दिखाई देते हैं।